Hi everyone, welcome to channel Simple Concepts. I am Rashmita and in this video we will discuss about Dutch rule in India. तो हमने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कैसे पोर्तुगीज के साथ क्या क्या ऐसे इंसिडेंट हुए जिनसे कि उनका डाउनफॉल होता चला गया और उनके एम्पायर में एक डिक्लाइन आ गया। मतलब जैसे उन्होंने मुगल्स के साथ उनका थोड़ा सा अनबन हो गई या फिर उन्होंने रिलीजियस मैटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था इंस्टेड ऑफ ट्रेड। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो उनका रूल था इंडिया के ऊपर वो धीरे 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 डिक्लाइन होता चला गया। फिर उसके बाद इंडिया में आए डच। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डच ने कब कैसे और क्या क्या करके इंडिया के ऊपर रूल किया। उससे पहले this is a new course which is going to start from 1st of June on Unacademy. If you need more focused preparation guidance for any other subject also and for these subject also, so you can join these courses and you can use our code SimpleYT, so you can get a 10% extra off on the subscription cost. So let us begin with the chapter. So yes, Dutch settlement. So Dutch arrived in East in 1596. So not in India but in East. Okay, so East also considered the part of Indonesia. Cornelis de Houtman was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam. So as I told you, Cornelis de Houtman was the first Dutchman जो इंडोनेशिया पहुंचे थे in 1596. The purpose of coming to East was to trade in the business of spices directly, which would provide them with the around 400% of profit. So basically उनका मोटो क्या था ईस्ट में आने का, बिकॉज इंडोनेशिया वॉज वेरी मच पॉपुलर फॉर इट्स स्पाइसेस, फॉर इट्स ग्रोन स्पाइसेस। तो वो बेसिकली चाहते थे कि वो किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू ना ट्रेड करके वो खुद इंडोनेशिया आए या वो खुद इंडिया आए, वहाँ से रॉ मटेरियल ले या सामान ले और वापस जाके बेचे अपने यूरोप में, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, लाइक अराउंड 400 उनका जो प्रॉफिट हो वो बढ़ सकता था इस चीज़ से। सो दैट इज़ वाई दे केम टू ईस्ट. In 1602, East India Company of Netherlands was founded and this company was empowered to carry on wars, to conclude treaties, to take possession of territories and to erect fortresses. So in 1602, East India Company of Netherlands, okay, East India Company of Netherlands was founded. एक कंपनी बनाई गई और इस कंपनी को एम्पावर किया गया कि आप वॉर्स भी कर सकते हैं, आप ट्रीटीज भी कर सकते हैं अलग अलग टेरिटरीज या अलग अलग देशों के राजाओं के साथ, लोकल लीडर्स के साथ, और आप पोजेशन भी ले सकते हैं टेरिटरी का। मतलब कुछ कुछ पॉलिटिकल पावर्स भी उस कंपनी को दे दी गई। एंड ऑल्सो इट गेव देम द पावर टू इरेक्ट फोर्ट्रेसेस, कि वो लोग उन टेरिटरीज में जहाँ पे वो लोग जाएंगे वहाँ पे इफ नीडेड तो वो फोर्ट्रेसेस भी बना सकते हैं. They founded their first factory in Masulipatam in Andhra in 1605. So after coming to 1602, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की मसूलीपट्टनम में. दिस इज इन आंध्रा. ओके, सो हियर इज दिस मसूलीपट्टनम. इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश. In 1605, they captured नागापट्टनम नियर मद्रास फ्रॉम पोर्तुगीज. सो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो इंडिया आए उन्होंने धीरे धीरे करके पोर्तुगीज पोजेशंस जो थे, जो जो सिटीज़ या जो जो भी एरियाज पोर्तुगीज के पास थे, जो उनके मेन ट्रेड सेंटर्स थे, उनको धीरे धीरे कब्जाना शुरू कर लिया. In 1609, they opened a factory in Pulicat in north of Madras. So basically, उनका जो power establishment था, it was not in the west side of India, it was more towards the east side of India, because they also wanted to trade in Indonesia as well, and you know कि Indonesia जो है वो India के east side में है. So they wanted to connect both the countries कि उनको trade करने में थोड़ी सी आसानी रहे. They established other factories including on the Coromandel coast in Gujarat, Uttar Pradesh, Bengal and Bihar. So in the later years उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी, बंगाल में भी और बिहार में भी. Working as redistributed, they brought to the islands of Far East various articles from India. They mainly traded in indigo, opium, silk and spices. So वो basically किन चीज़ों में ट्रेड करते थे? Indigo, opium, silk and spices. Most basic जो आपको याद रखना है वो है spices, because Dutch settlement was obsessed with this spices. This was the only reason they came to the east. Okay, तो कहीं पे भी पूछा जाता है कि किसके पास मोनोपोली था spices का, so that was with the Dutch government. So if you will see,
दे वांटेड टू वर्क एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव. तो वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू ब्रॉट सम आर्टिकल्स फ्रॉम इंडिया टू इंडोनेशिया, और वो उनके बदले में इंडोनेशिया से स्पाइसेस लेते थे और वो वापस जाके यूरोप में बेचते थे. तो दिस वाज द काइंड ऑफ ट्रेड दे वांटेड टू एस्टैब्लिश, कि वो इंडिया से सामान लें, कुछ आर्टिकल्स लें, उसके बाद वो उसको ट्रेड करे कहाँ पे, इंडोनेशिया में. ठीक है, इंडोनेशिया में उन जो आर्टिकल्स है जो उन्होंने इंडिया से लिए उसके बदले में वो वहां से स्पाइसेस खरीदे और उसके बाद वो उसको जाके यूरोप में बेच दे, ताकि उनको कितना प्रॉफिट हो, 400% ऑफ प्रॉफिट. So let us see what were the difference between the Portuguese and Dutch. दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में काफी डिफरेंस था. So we will see कि क्या डिफरेंस था, so that you will be in the later stage in your exam you will be able to distinguish between कि पोर्तुगीज का डिक्लाइन क्यों हुआ और डचेस का डिक्लाइन क्यों हुआ. So Dutchmen came to India for only trade relations and they interfered with the local political matters only up to an extent, unlike the Portuguese who wanted to make India as their territory. So जो Dutchmen थे वो इंडिया आए थे सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, and that was for trade. ठीक है, उन्होंने जो पॉलिटिकल मैटर्स थे इंडिया के उनमें भी सिर्फ उतना ही इंटरफेयर किया जो उनके ट्रेड के लिए जरूरी था. कि जैसे अगर कोई रूलर है तो वो उससे उतने ही पॉलिटिकल रिलेशन बनाते थे कि उस सामान को वो उस लोकल एरिया में बेच सके या वहां से ट्रांसपोर्ट कर सके. सिर्फ उतने ही उन्होंने पॉलिटिकल जो रिलेशंस थे वो बनाए. लेकिन जो पोर्तुगीज थे दे वांटेड टू मेक इंडिया एज देयर टेरिटरी. तो उन्होंने क्या किया था, वो अपनी पावर स्टैब्लिश करना चाहते थे. वो हर किसी के पॉलिटिकल मैटर्स में जाके इंटरमीडिएटरीज बन जाते थे. They were more inclined to trade with Far East countries like Indonesia rather than establishing their monopoly in Indian Ocean. So जो Dutchmen थे उनका जो main inclination था वो ज़्यादातर सिर्फ ईस्ट जो कंट्रीज थी लाइक इंडोनेशिया उनमें ट्रेड करना चाहते थे. ठीक है, सो देयर मेन फोकस वॉज इंडोनेशिया. और जो पोर्तुगीज थे उनका क्या मोटो था, उनका मोटो था कि हम पूरे इंडियन ओशन में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर देंगे ताकि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ कोई और ट्रेड नहीं कर पाए. डचमैन का ये पर्पस बिल्कुल नहीं था कि वो एक मोनोपोली क्रिएट करें, मतलब कोई और आके ट्रेड ना कर पाए. दे जस्ट वांटेड देयर फेयर प्रॉफिट. ठीक है, कोई और आके ट्रेड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, दैट डिपेंड्स के जो कोई और अगर ट्रेडर आके ट्रेड कर रहा है तो वो उनके ट्रेड को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उनको सिर्फ उस चीज से मतलब था. बाकी उनको एक अपना मोनोपोली क्रिएट नहीं करना था इंडियन ओशन में. Their main motive was to earn more and more profit, while the Portuguese leaned towards many more factors like spreading of Christianity, faith, etc. So उनका मेन मोटिव यही था कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, जैसे बाकी देशों ने किया, जैसे पोर्तुगीज ने किया कि उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया. ठीक है, तो उनको भी प्रॉफिट चाहिए था. लेकिन जो पोर्तुगीज थे वो धीरे धीरे, जब वो आए तो थे ट्रेड रिलेशंस के लिए, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू कर दिया था. उन्होंने क्या करना शुरू किया था, उन्होंने क्रिश्चियनिटी फेथ को फैलाना शुरू कर दिया था, पॉलिटिकल पावर को सबके बीच में फैलाना शुरू कर दिया था, अपनी पॉलिटिकल पावर्स जमाना शुरू कर दी थी इंडिया के ऊपर. ठीक है, फोर्ट्रेसेस बिल्ड करना शुरू कर दिए थे. तो ये सब मोटिव डचेस का नहीं था. देयर मेन मोटिव वाज ओनली टू अर्न प्रॉफिट. So what were the reason of decline of Dutch? See, this was a very मतलब बहुत कम टाइम के लिए थे डच. ठीक है, they were very limited because उनका एक ही पर्पस था. उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं किया कि अब हम अपना क्रिश्चियनिटी भी फैलाएंगे, अब हम अपना रिलीजन भी फैलाएंगे, अब हम इस लीडर को भी लेके आएंगे. वो they were very focused towards their trade. There were two other prevailing European powers in India at that time in India simultaneously with Dutch. तो उस टाइम क्या था, जब डच इंडिया आए थे तो और भी दो यूरोपियन पावर्स थी जो इंडिया में रूल करना चाह रही थी या जो डेवलप हो रही थी. दैट वाज पोर्तुगीज एंड इंग्लिश. ठीक है, तो डच आए थे जब इंग्लिश भी यहाँ पे ट्रेड करना शुरू हो गए थे. उसी टाइम पे ये तीनों पावर साइमल्टेनियसली इंडिया में पोजेशन गेन करना चाह रही थी. The Dutch were able to take over certain trade centers of Portuguese, but English posed a serious challenge to them in commercial trade. तो क्या हुआ था कि जो डच थे उन्होंने पोर्तुगीज सेंटर्स जो थे, जो उनके ट्रेड सेंटर्स थे पोर्तुगीज के, उनको तो एक्वायर करना शुरू कर लिया था, उनके ऊपर उन्होंने जीत हासिल करनी शुरू कर ली थी. लेकिन जो इंग्लिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एक सीरियस थ्रेट थे डचेस के लिए. ठीक है, वो मतलब उन दोनों के बीच में हमेशा ही झगड़ा रहता था इन रिलेशन टू ट्रेड. Soon the commercial rivalry changed into bloody warfare between the English and the Dutch.
They engaged in several wars after the Dutch captured and killed 10 Englishmen and 9 Japanese in 1623. So 1623 में क्या हुआ, जो डचमैन थे उन्होंने बहुत सारे इंग्लिशमैन को पकड़ लिया, उनमें से 10 इंग्लिशमैन को उन्होंने मार दिया और 9 जापानीज का भी मैसेकेयर किया। उस वजह से जो डचेस के बीच में और जो इंग्लिश के बीच में एक राइवलरी थी, जो कमर्शियल राइवलरी थी पहले के ट्रेड को लेके, कि बस हाँ जैसे होता है ना दो बिजनेसमैन में होता है कि मैं ज़्यादा सामान बेचूंगा या तुम ज़्यादा सामान बेचोगे, वो धीरे धीरे एक ब्लडी वॉरफेयर हो गया था कि मतलब भाड़ में जाए ट्रेड, अब हमें झगड़ा ही करना है। Finally, they came to a compromise in 1667, whereby English agreed to withdraw all their claims on Indonesia and the Dutch retired from India. So अब यही होता है कि जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो ना उसका ट्रेड हो पाता है ना उसका ट्रेड हो पाता है, वो दोनों झगड़े में ही रह जाते हैं। So finally डचमैन ने और इंग्लिश ने एक कॉम्प्रोमाइज किया इन 1667, जिसमें ये एग्री किया गया कि जो इंग्लिश है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो इंडोनेशिया के ऊपर जितने भी क्लेम्स है या वो इंडोनेशिया में जो ट्रेड कर रही हैं उसको वापस ले लेंगी, ठीक है। और जो डच हैं वो इंडिया से रिटायर हो जाएंगी, कि मतलब वो इंडिया में सिर्फ कुछ ही एरिया में थोड़ा बहुत सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपना बिजनेस रखेंगे, बाकी दे विल फोकस मोर ऑन इंडोनेशिया। Further, in Battle of Hugli, English defeated the Dutch, which dealt a crushing blow to Dutch ambitions in India. अब क्या हुआ कि धीरे धीरे from 1667 to 1759 गवर्नमेंट्स चेंज हुई, तो क्या हुआ कि इंग्लिश और डचमैन के बीच में जो एक कनेक्शन था, जो मतलब कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। तो क्या हुआ कि एक बार डचेस ने इंग्लिश के जो शिप्स थे उनको कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो उस वजह से द बैटल ऑफ हुगली हुआ 1759 में, जिसके बाद डच एम्पायर जो था वो पूरा का पूरा इंग्लिश ने क्रश कर दिया था इंडिया में, उसके सारे एम्बिशंस इंडिया में से खत्म कर दिए थे। One of the main reasons of their decline is that they were more inclined towards trade, so their main commercial interest lay in Spiceland of India. Also, उनका एक जो सबसे मेन रीजन था डिक्लाइन होने का वो ये था कि they were more inclined towards trade, ठीक है। और वो किस चीज़ के ट्रेड के लिए आए थे ईस्ट में, that was spices। तो क्या था, उनका जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट था वो लैंड ऑफ इंडोनेशिया में था, बिकॉज इंडोनेशिया एट दैट टाइम वॉज वन कंट्री जो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस और वैरायटी ऑफ स्पाइसेस में डील करती थी, ठीक है, मोर देन इंडिया। तो इसलिए जो उनका फोकस था डचमैन का वो ज़्यादातर इंडोनेशिया पे ही रहा, इंडिया पे उन्होंने कम फोकस किया। सो दीज वर द रीजन्स वाई डच गवर्नमेंट डिक्लाइन इन इंडिया। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट कि how after Dutch English established their trade and how did they went further with the Mughal rule and everything. So till then, take care, and also please join our Telegram group. Its link is in description, so please join it. If you couldn't find the link in the description, please go to your Telegram and type Simple Concepts UPSC, तो आपको वो group मिल जाएगा. Please join it for the PDF of these videos and many other notes and quizzes and all. So thank you very much and stay blessed.